हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर हम जानने वाले हैं रिवॉल्यूशनरीज का जो फेज 1 है या फिर क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण, चैप्टर नंबर 13। तो ऑलरेडी हम पूरी क्रोनोलॉजी डिस्कस करके आए थे। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, जो कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। कांग्रेस का पहला चरण हमने देखा उदारवादी चरण के रूप में, या फिर मॉडरेट फेज या मॉडरेट एरा कहा 1885 से 1905 तक। उस समय उदारवादी चरण के जो लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब की क्या स्ट्रेटेजी थी वो हमने जाना। इन उदारवादियों के पैरेलल हमें उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का उद्भव होते हुए दिखाई देता है, जिसमें हम लाल, बाल, पाल और घोष की बात करते हैं। ओके, तो वो पूरा का पूरा एक फेज सामने कब आता है? 1905 में। 1905 में मौका मिलता है उग्र राष्ट्रवादियों को, अपने हिसाब से एक मूवमेंट चलता है स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में। उस मूवमेंट को लीड करने का उनको मौका मिला, लेकिन बहुत कम समय में 1907 में ही सूरत स्प्लिट हुआ, जहां पर कांग्रेस के ये दोनों धड़े एक दूसरे के विपरीत हो गए। और उस समय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी हुआ इन उग्र राष्ट्रवादियों को टारगेट करना। किसी को जेल भेजा गया, किसी को निर्वासित कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। ओके, फिर इसके बाद हमें एक फेज दिखाई देता है 1907 के बाद वाला टाइम पीरियड, जिसमें हम क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली 1907 में जब कांग्रेस दो हिस्सों में बट रही है, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई है, जो कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन का सपोर्ट कर रही है। तो 1907 के बाद जो स्वदेशी आंदोलन है वो नेतृत्व विहीन हो गया था। जो उदारवादी चरण के नेता थे वो ब्रिटिश से बस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज आप बंगाल का विभाजन रोकिए और ये कानून बनाकर लाइए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि जल्दी हम आपके हिसाब के कानून बनाकर लाने वाले। तो उदारवादी चरण के नेता शांत हो गए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, वो तो बंगाल विभाजन का सपोर्ट कर रही थी। दूसरा जो उग्र राष्ट्रवादी लीडर थे, उनको ब्रिटिश ने इजीली टारगेट कर लिया 1907 के बाद। कुछ को जेल भेजा, कुछ को देश निकाला दिया। और 1907 के बाद जो ये पॉलिटिकल वैक्यूम टाइप का पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है इंडिया में, उसको कौन भरते हैं? ये भरते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, क्रांतिकारी। ओके, क्रांतिकारी बेसिकली क्या थे? उदारवादियों का विचारधारा क्या था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में होना चाहिए। इनके रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके रूल करने से भारत का विकास होगा, क्योंकि इनके देश में भी हुआ है। लेकिन ये जो भारत को अपना समझ के रूल नहीं कर रहे, ये गलती है। तो हमें इनको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आप गलत हैं, ये अधिकार दीजिए, ये सुधार कीजिए। और इसके लिए ये प्रार्थना पत्र या याचिका के रूप में अनुरोध करते थे। फिर आए उग्र राष्ट्रवादी, जो प्रार्थना पत्र और याचिकाओं से संतुष्ट नहीं थे। इनका कहना था नहीं, लोगों का सपोर्ट लीजिए, ठीक है, और स्वराज की मांग करिए कि हम भारत में खुद रूल करेंगे, हालांकि डोमिनियन स्टेटस के रूप में। ये इन्होंने बोला कि मास का सपोर्ट लीजिए। अब एक नई विचारधारा निकल कर आ रही है, जिसको हम क्रांतिकारी बोल रहे हैं। ये इनसे भी संतुष्ट नहीं थे। इनका कहना था कि हमें इंडिविजुअल हर एक को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसा करनी पड़ेगी, या ब्रिटिश भारतीय सरकार के खिलाफ हिंसा को अपनाना पड़ेगा। और इनका कहना था कि जब भी कोई ब्रिटिश अधिकारी कोई भी गलत काम करे तो उसकी हत्या कर दो, या फिर जो भारतीय खजाना ट्रेन के माध्यम से जा रहा है उनको लूट लो। ये सब चीजें जिससे कि ब्रिटिश अधिकारी डर जाएं, भारत में रूल ही ना करें, भारत छोड़ के यहां से निकल जाए। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमें अपने अधिकार के लिए हिंसा के तत्वों को लाना पड़ेगा। तो ये वही फेज है। इस स्पेसिफिक अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो ये हमें दिखाई देता है लगभग 1907 से लेकर 1917 तक वाला टाइम पीरियड है। यहां पर आप बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होते हुए देखेंगे। 1907 में ही चालू हो जाती है, 1917 तक जाती है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये केवल देश के अंदर नहीं बल्कि देश के बाहर विभिन्न स्तरों पर हो रहा था। चाहे हम बात करें जापान की, चाहे हम बात करें कनाडा की, यूएस की, इधर यूरोपियन नेशंस की, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन तक में। ओके, तो ये जो क्रांतिकारी थे, हिंसक या हिंसा का साथ दे रहे थे या बोल रहे थे कि हमें अपने अधिकार के लिए हिंसा करनी चाहिए, ये क्रांतिकारी केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इस तरीके का माहौल प्रिपेयर कर रहे थे और इसको सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर हो गया? वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का वो हम देखेंगे, स्टोरी जो है उस फॉर्म में इसको हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी
बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान है। तो आप में से जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर थोड़ा आपको डिटेल मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेबस कवर कराया जाएगा या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, 26 मई को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रीलिम्स होने वाला है, और उसी प्रीलिम्स को ध्यान रखते हुए हमारा प्लेटफॉर्म ये स्पेशल आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जहां पर डेली आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिससे हम एक टॉपिक पर आपकी अच्छी कमांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉक टेस्ट के बाद आपको ऑल इंडिया रैंक भी दिया जाएगा और साथ ही साथ डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा। तो देखो, टेस्ट तो आपको लगाना है। अगर आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं, पता है वहां पे ऑब्जेक्टिव मोड में पेपर होना है, तो वहां पे टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो प्लीज मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अब जो ये समय बचा है ना 2-3 महीने, ये केवल यही है, रिवीजन और मॉक टेस्ट, इन दो पर आपको पूरा डिपेंड होना पड़ेगा। ओके, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके इस कोर्स को देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आफ्टर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स आपको हम सृजन प्रोग्राम से जोड़ देंगे। तो आप में से जो भी बच्चे इन कोर्सेज को ले रहे हैं और फिर प्री क्वालिफाई करते हैं, तो आपको एक प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा, सृजन प्रोग्राम, जिसमें आपके लिए आपको स्पेशल मेंटरशिप या गाइडेंस दिया जाएगा। हमारे जो प्रॉपर जो फैकल्टीज है वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे मेंस के लिए, मतलब अंडर गाइडेंस आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो वो काफी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण कब से लेके कब तक हमें दिखाई देता है। 1907 से लेके 1917 तक, ये 10 साल का लगभग चरण है। अभी ऐसा नहीं है कि इसके पहले या इसके पैरेलल कुछ नहीं होता, सब कुछ इसके पैरेलल होगा। बीच में गांधी जी आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें चल रही है, कांग्रेस एक हो जाएगी, गरम दल नरम दल एकजुट हो जाएंगे, कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो जाएगा, जिसे आप लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, 1916 में हुआ। तो वो अलग गतिविधि चल रही है। लेकिन ये जो बीच में एक वैक्यूम जैसी सिचुएशन थी, उसको किसने भरा? उसे भरा इन क्रांतिकारियों ने, ना केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर। ठीक है, तो वो यहां पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्या क्या हम सेशन में देखने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। जो बुक आप लोग को, कई बच्चों को बड़ी शिकायत है, मैम को चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। भाई कहां से चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, क्या बोलते हो आप लोग? थोड़ा सा इधर देखा करो। ये सारी चीजें जो है हम टॉपिक वाइज कवर करते हैं। चैप्टर में इतना लंबा कहानी बता रखा है, उसको हमको वो हम लोग मौखिक रूप से आपको बता देते हैं, अभी उसको बोर्ड पे लाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते चलना है। अभी आपका एग्जाम है 26 मई को, तो आपको 26 मई तक तो सिलेबस कवर करना होगा ना। हमारा काफी कुछ बचा है, पूरा अभी मॉडर्न हिस्ट्री अभी बचा ही है, 13 चैप्टर पर यह स्पेक्ट्रम करना है। हमारा मिडेवल बचा है, हमारा आर्ट एंड कल्चर तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, आई थिंक फरवरी में एंड हो जाएगा। तो मई तक हमको नहीं जाना है, पहले ही करना है। और अगर हम अननेसेसरी कुछ चीजों पर ज्यादा समय लगाएंगे, मैं मानकर चल रही हूँ कि आपको एक ब्रीफ यहाँ पर कवर कराने के बाद चैप्टर आप घर पे उसको रिवाइज कर ले रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा ले रहे हैं, उतना इनफ है। तो अभी हमारे लिए जरूरी क्या है कि समय को किस तरीके से सही रूप में यूटिलाइज करें, वो अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर यही हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले। ये हमारे कुछ हेडिंग्स होंगे जिसको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियों की लहर, क्या ऐसा हुआ था जिससे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां दिखाई दी या देश के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां दिखाई दी। किसी भी चीज के पनपने का कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है राइटर कि कौन सा ऐसा कारण था। 1 बाय 1 वो रीजंस बताएगा कि उदारवादी विचारधारा के बाद, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के बाद भी कुछ लोग हैं जो इन दोनों से संतुष्ट नहीं है और वो क्रांतिकारी विचारधारा के साथ, हिंसक तत्वों के साथ सामने आ रहे हैं। तो वो हम रीजन देखेंगे। दूसरा, क्रांतिकारियों की क्या कार्यक्रम थे, मतलब बेसिकली क्रांतिकारी थे कौन, रिवॉल्यूशनरीज थे कौन। ब्रिटिश ने तो इनको, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने तो इनको आतंकवादी का नाम दे रखा था, तो वो इन लोग को आतंकवादी कहते थे कि जो हिंसा का सहारा ले रहे। देखो दोनों में डिफरेंस है। एक, आप हिंसा का सहारा उस सिचुएशन में ले रहे हो जब आपको एक्सट्रीम लेवल पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक्सट्रीम लेवल पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वहां पर आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो। और वो भी नहीं है कि आपने डायरेक्टली जाके हिंसा कर दिया, या ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे इन्होंने डायरेक्ट हिंसा नहीं किया। उदारवादियों का चरण आया, उग्र राष्ट्रवादियों का चरण आया, और अब ये सैचुरेशन लेवल इनका आ चुका है कि ब्रिटिश किसी भी तरीके से हमें हमारे अधिकार नहीं देने वाले हैं। तो वो जो हिंसा जो आतंकवादी करते हैं, और ये जो हिंसा जहां पर लोगों के अधिकार के लिए ये लड़ रहे हैं, इसी वजह से इन्हें रिवॉल्यूशनरीज कहा गया, क्रांतिकारी कहा गया। तो इन क्रांतिकारियों की गतिविधियां क्या होती थी, किस तरीके से ये चीजों को मैनेज करते थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तीसरा, क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन, यानी भारत में कहां कहां पर हमें इनके द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी दिखाई देती है। मेजर अगर हम स्पेसिफिक
रीजन की बात करें तो हमें पता लगता है बंगाल में जो कलकत्ता वाला क्षेत्र है वहां पर कई सारी गुप्त समितियां बनाई गई क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है। इसी तरह बॉम्बे में भी हम देखते हैं काफी सारी समितियां बनाई जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा। पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये कुछ ऐसे केंद्र थे जहां से क्रांतिकारी भारत में अपनी गतिविधियों को चला रहे थे। तो वन बाय वन हम इन सबके बारे में देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण समितियों का जिक्र आएगा, उनके बारे में हम यहां पर पढ़ लेंगे। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां, ये रिवॉल्यूशनरीज केवल इंडिया में एक्टिव नहीं थे बल्कि बहुत सारे भारतीय विदेशों में भी रहते थे। तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने भी इन क्रांतिकारी गतिविधियों को अपनाया और वो विदेश में रहकर भारत में इन क्रांतिकारी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे थे, पैसे के फॉर्म में, हथियार के रूप में। समझ में आ रहा है? तो वो हम डिस्कस करेंगे कि विदेशों में कहां कहां, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूएस है, कनाडा है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहां पर रहकर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई। एशिया की अगर हम बात करें तो जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, ये 2 रीजन हमें दिखाई देते हैं। लास्ट में हम जानेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का धीमापन, क्या ऐसा हुआ जिससे ये क्रांतिकारी गतिविधियां जो चलाई गई थी धीरे धीरे अपने डिक्लाइन फेज में पहुंचेगी। और फिर हम ये भी देखेंगे कि किस हद तक ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर पाए, जो इन्होंने उद्देश्य निर्धारित किया था, या क्रांतिकारी गतिविधियों का भारत में प्रभाव क्या पड़ा, है ना। खत्म हुआ अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो डाला होगा, वो इंपैक्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस हैं जिस पर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियों की भारत में लहर क्यों आई, क्या रीजन था कि क्रांतिकारी गतिविधियां दिखाई दे रही है। भाई कुछ ऐसे लोग थे, लीडर्स थे, जो ना तो उदारवादी विचारधारा से संतुष्ट थे, प्रार्थना पत्र याचिकाओं से, और ना ही वो उग्र राष्ट्रवादी की विचारधारा से संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उग्र राष्ट्रवादी जो बोल रहे थे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, ना तो उनको लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है, जन समर्थन उनको लोगों का नहीं मिल पाया, उस लेवल पर लोग उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाए। और फिर उग्र राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश ने इजीली टारगेट भी कर लिया जब वो उदारवादी से अलग हुए। तो इन्हें समझ में आ चुका था कि भाई ये सब चीजें फालतू हैं, सबसे अच्छा क्या तरीका है कि खुद इंडिविजुअल हिंसा करके सारे ब्रिटिश अधिकारियों को टारगेट करो जो गलत काम कर रहे हैं, खुद ब खुद इनमें डर आ जाएगा। तो कारण क्या था इनके स्थापित होने का, उग्र राष्ट्रवाद के विकास के उपोत्पाद के रूप में इसकी शुरुआत हुई। यानी वो जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा थी, जो कि उदारवादी से बहुत डिफरेंट था, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का ही एक नया रूप हमें दिखाई दिया। तो जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लीडर थे ना, जब इनकी विचारधारा में हिंसा के तत्व जुड़ गए, हिंसा मतलब जो ये बोल रहे थे कि भाई ब्रिटिश को भारत से बाहर करना है, हमें खुद रूल करना है, स्वराज होना चाहिए, यही आइडियोलॉजी इनकी भी थी। डिफरेंस क्या था, ये हिंसा की बात नहीं कर रहे थे, ये बात कर रहे थे सत्याग्रह की, ये बात कर रहे थे आंदोलन की, ये बात कर रहे थे मास मूवमेंट की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की। और ये बोल रहे हैं कि हमें हिंसा करना चाहिए, हथियार उठाना चाहिए, और जैसा 1857 में सैन्य विद्रोह हुआ था वैसा कुछ रिवोल्ट हमें करना चाहिए। तो ये उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा में ही जब हिंसात्मक तत्व जुड़ गए तो जो हमें दिखाई दिया उसे क्या बोला गया, क्रांतिकारी। ओके तो बोल रहा है कि उग्र राष्ट्रवाद का ही एक उपोत्पाद के रूप में हमें क्रांतिकारी दिखाई देते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के दूसरे चरण का प्रारंभ असहयोग आंदोलन की असफलता के परिणाम स्वरूप हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो क्रांतिकारी की जो गतिविधियां हैं इसके 2 फेज हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। पहला फेज जो है क्रांतिकारी गतिविधि का वो कब से कब तक होता है, 1907 से लेके 1917 तक का टाइम पीरियड है। इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फेज या फिर पहला चरण कहते हैं, ठीक है। ये कब चालू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन में जो असफलता मिली थी, जो कांग्रेस की टूट हुई थी, उसके बाद से ये हमें दिखाई देते हैं। दूसरा चरण कब से चालू होता है, सेकंड फेज हमें दिखाई देता है लगभग 1922 से लेके 1928 वाले टाइम पीरियड, या फिर 30 बोल दो, जब फांसी वगैरह दी जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1922 से 1930 तक का टाइम पीरियड, ये वो टाइम पीरियड है जब हमें पता लगता है कि असहयोग आंदोलन, आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से खलीफा के मुद्दे पे खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, उसको सपोर्ट करने के लिए, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे आक्रोशित होकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया गया था 1920s में। वो दिखाई देता है 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो उस मूवमेंट पे जब गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन वापस लिया तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स तो ऐसे थे जो कि गांधी जी के साथ रचनात्मक कार्य करने चले गए कि चलो गांव में चलते हैं, छुआछूत मिटाते हैं, महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, सूत काटना सिखाते हैं। वहीं कुछ कांग्रेस के ऐसे लीडर्स थे जो सपोर्ट में आ जाते कि हमें लेजिस्लेचर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें विधायिका के चुनाव में भाग लेना चाहिए। और कुछ ऐसे भी लीडर्स सामने आए जिनका कहना था कर क्या रहे हो, ये मूवमेंट नहीं है शांत बैठने का, इस समय हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कड़े से कड़ा। और वही रिवॉल्यूशनरीज का सेकंड फेज था जहां पर वापस से वही हिंसात्मक तत्व के साथ कुछ लीडर हमें सामने नजर आएंगे, जिसमें हम भगत सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? तो एक रिवॉल्यूशनरीज का एरा और आएगा, लेकिन वो काफी बात की बात है, अभी आप काफी कुछ पढ़ेंगे, फिर बाद में रिवॉल्यूशनरीज का सेकंड फेज आएगा। तो क्रांतिकारी गतिविधियों का दो चरण भारत में हमें दिखाई देता है, एक ये चरण और एक ये चरण। ठीक है, सभी के समझ में आ गया? तो क्रांतिकारी गतिविधि का दूसरा चरण कब हुआ? जब असहयोग आंदोलन असफल हुआ या फिर शांत हुआ। ठीक है, युवाओं ने इसके बारे में बता रहा है, युवाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के सभी तात्कालीन साधनों को अनुपयुक्त पाया तथा निष्कर्ष निकाला यदि उपनिवेशी शासन को समाप्त करना है तो हिंसक तरीके को अपनाना होगा। तो इनकी गतिविधियां क्या थी? इन्होंने बोल दिया साफ साफ कि जितना भी अभी तक कर रहे थे लीडर्स वो ठीक नहीं, और ये युवा थे, यंग जनरेशन थी, इनका खून गर्म था, तो इनके अंदर थोड़ा सा वो तत्व था कि हमारे पास एक ही रास्ता है, इनके खिलाफ हमें उठ खड़े होना चाहिए, हमें इनके खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए, और वो भी कैसा? हिंसा के तत्व के साथ, है ना, मार कुटाई करो आप, कुछ नहीं। ठीक है, युवाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के सभी तात्कालीन साधनों को अनुपयुक्त माना और बोला कि एक ही तरीका है, वो क्या है? हिंसा। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अब हिंसा मतलब कैसी हिंसा? क्या करने वाले? झापड़ मारने वाले हैं? बोला नहीं, छोटी मोटी हिंसा नहीं, पूरा निपटाएंगे। कैसे? हत्या। अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों के खिलाफ गलत तरीके से भेदभाव करते हुए कोई भी एक्शन लेता है, ऐसे ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी जाएगी ताकि उसको डर बैठ जाए। ओके। डकैती। डकैती मतलब यहाँ पे इनको डकैत मत समझ लेना, डकैती मतलब क्या? जो भारतीय खजाना जिसको ब्रिटिश अपने हित के लिए यूज करे हैं, उस भारतीय खजाने की हम डकैती करेंगे, उन खजानों को लूटेंगे और उन खजानों से हम अपने क्रांतिकारी भाइयों को मजबूत करेंगे। किस तरह से? हथियारों को खरीदने में या अपनी गतिविधि चलाने के लिए जो पैसा मिलेगा उसमें उसका प्रयोग करेंगे, और फिर हम ब्रिटिश को बाहर करेंगे। क्योंकि आप एक गतिविधि चला रहे हो, उसमें पैसा तो चाहिए होता है ना, हर तरीके से। अगर आप उनसे लड़ रहे हो, हिंसा कर रहे हो, तो आपको बम चाहिए, गोला चाहिए, बारूद चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, किधर से लाओगे? तो डकैती इनका, लूट, तो ये इनका तरीका था बेसिकली, जिसका ये प्रयोग करने वाले थे। हत्या, डकैती, लूट, इन सब का प्रयोग करके ये भारत में ब्रिटिश को एकदम डरा देना चाहते थे कि भाई ये डर जाए कि हाँ ये क्या हो रहा है, भारतीय हमारे खिलाफ हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इनके कार्यक्रम देख लेते हैं। तो उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि उदारवादी उग्र राष्ट्रवादी दोनों से ये बिल्कुल ही तृप्त हो चुके थे, और इनको ये समझ में आ गया था कि भारतीयों को उनके अधिकार तभी मिलेंगे जब हिंसा हम करना चालू कर देंगे। और हिंसा भी किस लेवल का? हत्या, डकैत, लूट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी कार्यक्रम, अब ये करते क्या थे, मतलब किस तरीके की हिंसा करते थे? भारतीयों को हिंसक गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। इनका कहना था कि जो इंडियंस हैं वो ये ना सोचे कि भाई हमको ऐसा हिंसा विंसा नहीं करना है, देखो तुमको आज़ादी चाहिए तो तुमको हिंसा करना पड़ेगा। अभी क्योंकि तुमने रिक्वेस्ट करके इनको देख लिया, तुमने मास मूवमेंट चलाकर भी देख लिया, कुछ आउटपुट मिला नहीं, तो एक ही तरीका है, उठा लो बंदूक। तो ये भारतीयों से चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को ये प्रेरित करते थे कि आप हिंसक गतिविधियों को सपोर्ट करो। जैसे कि आपको किसी ब्रिटिश अधिकारी को मारा, आपको पता भी है किसने मारा, तो आप बताओ मत, या उनको छुपाने में, भाई आप मार के भागे हो यहाँ से तो उनको छुपाने में योगदान दो, इस तरह से सपोर्ट करिए आप, ये चाहते थे। ये इनकी गतिविधि थी। एक राष्ट्रव्यापी हिंसक आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे। इनका कहना था कि एक ऐसा आंदोलन चलाया जाना चाहिए जिसमें सब लोग क्या उठा ले? हाथ में बंदूक, चाकू, तलवार उठा ले, और ऐसी स्थिति में जब आम लोग, हर लोग एक राष्ट्रीय स्तर पर हथियार उठा लेते तो डेफिनेटली ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। तो एक राष्ट्रव्यापी हिंसक आंदोलन चलाने के ये पक्षधर थे। दूसरा, क्रांतिकारियों ने रूसी निहिलिस्ट और आयरलैंड के आतंकवादियों से प्रेरणा ली। अब देखो यहाँ पर ना, ये जो क्रांतिकारी थे ये ऐसी बातें क्यों कर रहे थे कि
हाथ में तलवार उठा लो, बंदूक उठा लो तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, कहीं से तो इनको ये आइडिया मिला होगा ना। तो रशिया में हमें निहिलिस्ट दिखाई देते। निहिलिस्ट बेसिकली एक कंसेप्ट था जिसमें हम देखते हैं कि ये लोग लोगों के अधिकार को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं और लोगों के अधिकार के आगे आड़े आने वाले कोई भी नैतिकता है, अगर आप बोल रहे हो कि गलत है किसी को मारना, तो ये बोले कि नहीं, सबसे गलत है इनके अधिकार छीनना। तो ये जो रूसी निहिलिस्ट थे जिन्होंने हथियार उठाए थे अपने अधिकारों के लिए, सारी एथिकल वैल्यूज को साइड करते हुए, कॉर्नर करते हुए, आयरलैंड के जो आतंकवादी जिन्हें बोला जा रहा है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए हथियार उठाए थे, वहां से इन्हें काफी कुछ प्रेरणा मिली कि हमें भी अब हथियार उठा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों और उनके समर्थक एवं सहयोगियों की हत्या करते थे, ये डकैती डालकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करते थे। तो यही दो मेजर चीजें करते थे, पैसा इकट्ठा करने के लिए डकैती डालते थे, या फिर जो उनके हथियार थे उनको लूट लेते थे क्योंकि इनको भी हथियार चाहिए थे, और दूसरा हत्या कर देते थे ब्रिटिश अधिकारी की, बम गिरा के या गोली मार के। ये इनकी एक्टिविटी थी। ठीक है, तो क्यों ये विचारधारा आई वो हमने डिस्कस किया। दूसरा, इनकी गतिविधियां क्या थी वो हमने देखा। प्रेरणा कहां से मिल रही है वो भी हमने यहाँ पर जाना। आगे बोल रहा है कि ये भारतीय लोगों से ये भी चाहते थे कि सैनिक षड्यंत्र किया जाए। सैनिक षड्यंत्र क्या, आप सभी परिचित होंगे 1857 के विद्रोह से। किस तरह 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, हम देखते 10 मई की घटना थी, लेकिन वो घटना थोड़ी लेट होनी थी, मई एंड में होनी थी। तो सारे जो सेना थे ब्रिटिश भारतीय सेना भारत में, उन्होंने प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी किया था कि हमें ब्रिटिश सरकार जो हम पर इतना अत्याचार करी, इनके खिलाफ हमें विद्रोह करना है। हालांकि थोड़ा सा विद्रोह समय से पूर्व स्टार्ट हो गया था। तो ये क्या चाहते थे कि सरकार विरोधी लोगों के सहयोग से सैनिक षड्यंत्र किया जाए। ठीक है, जो लोग सरकार के विरोध में, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के विरोध में हैं, उन लोगों के सपोर्ट से सैनिक षड्यंत्र, मतलब वही 1857 जैसी घटना को अंजाम दिया जाए। राष्ट्रवादी भावनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रसार कर भारतीयों को उनके कार्यों में सहयोग देने की अपील। ये बोल रहे हैं कि अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो तुम सरकार के प्रति ज्यादा अपनी एथिकल वैल्यूज दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर सबसे पहले क्या होनी चाहिए, नेशनैलिटी होनी चाहिए, क्योंकि तुम ब्रिटिश नहीं, और ये ब्रिटिश तुम्हारे नहीं है, ये दूसरे देश के लोग हैं जो एज अ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट तुम पर रूल कर रही है, और तुम राष्ट्रीयता की भावना अपने अंदर लाओ। तो ये कोशिश करते लोगों में वो नेशनलिज्म की फीलिंग आए, और जब भी हम इस तरह की कोई हिंसात्मक गतिविधि करें तो लोग हमारे सपोर्ट में उतर जाएं। उनको ये याद होना चाहिए कि ये और वो एक है। क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन भारत की धार्मिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, संस्कृति, सभ्यता और नैतिक मूल्यों को धीरे धीरे विनष्ट कर देगा। जो हमारा कल्चरल प्रोस्पेरिटी था उसको ये धीरे धीरे खत्म कर देगा। इन्हें दिखाई दे रहा था कि ब्रिटिश सारी चीजों को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फेवर में। तो इन्हें था कि जैसे जैसे ब्रिटिश इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाते जाएंगे, भारतीय अपनी वास्तविकता से दूर होते जाएंगे और हम पूरे तरीके से उनके गुलाम बन के रह जाएंगे। शायद हम खुद कानून बना सके, शायद हम कानून को खुद लागू कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी हम ब्रिटिश रंग में ही रंग जाएंगे। जो हमारी मूल्य है, हमारी वैल्यूज है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और हम ब्रिटिश के पपेट बन जाएंगे। तो ये इनकी एक्टिविटी थी जिस पर ये काम कर रहे थे कि भाई ये हमें करना है। अब इनकी भारत में होने वाली गतिविधियों का हम अवलोकन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात कर रहा है बंगाल। देखो, वैसे क्रांतिकारियों ने सबसे पहले जो अपनी गतिविधियां चालू की थी वो कहां पर चालू की थी, महाराष्ट्र में चालू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां हमें महाराष्ट्र में दिखाई देती है, इस तरह की हिंसात्मक गतिविधि। लेकिन बुक में बता रखा है पहले बंगाल, तो पहले हम बंगाल को ही पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है बंगाल के बारे में कि 1870 के दशक तक कलकत्ता में छात्रों द्वारा बहुत सारी गुप्त समितियों का गठन हुआ। गुप्त समितियों का गठन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपको पता है कि 1885 में कांग्रेस भी बन रहा है, तो कांग्रेस के बनाने में भी किसका सपोर्ट लिया जा रहा है, एओ ह्यूम का सपोर्ट लिया जा रहा है। क्योंकि ब्रिटिश इस तरह की कोई भी समिति बनती है, कोई भी ग्रुप बनता था, तुरंत उसको टारगेट कर लेती थी, और उस ग्रुप के लोग जो भी, चाहे छात्र हो चाहे कहीं पे काम करने वाले हो, उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए जाते थे, फाइन लगा दिया जाता था, जेल भेज दिया जाता था, बहुत कुछ करती थी ब्रिटिश। तो ये बोल रहा है कि कलकत्ता में 1870 में ही हम देखते हैं कि इस तरह की काफी सारी गुप्त समितियां बनती हैं, क्योंकि वो समितियां खुलकर सामने नहीं आ सकती थी। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला गुप्त संगठन हमें अनुशीलन समिति के रूप में दिखाई दिया। ओके,
अनुशीलन समिति का नाम याद रखना है, इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है। इस समिति का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की थी, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्र ने किया था। तो बेसिकली जो अनुशीलन समिति है इसकी अलग अलग ब्रांच हमें दिखाई दे रही है। एक ब्रांच हमें मिदनापुर दिखाई दे रही है, दूसरा हम देख रहे हैं कलकत्ता। तो अनुशीलन समिति 1902 में स्थापित एक गुप्त समिति, कहां पर? हम बंगाल वाले रीजन में देख रहे हैं। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु और कलकत्ता में पी मित्र इसका गठन कर रहे हैं। अब अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि ये जो बंगाल वाला रीजन है, बंगाल, ओके, ये ध्यान रखना है कि ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है यहां पर हमें क्या दिखाई दे रही है? अनुशीलन समिति, अनुशीलन, इसको करेक्ट करते हैं, अनुशीलन समिति, ठीक है। अनुशीलन समिति जो है इसका गठन कब होता है? तो ध्यान रखना है 1902 में इसका गठन हुआ। कहां पर हो रहा है? बंगाल वाले क्षेत्र में इसका गठन हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कलकत्ता की अनुशीलन समिति में जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरेंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। अनुयायियों को इनका, ये लोग क्या कर रहे थे? ये बेसिकली जो अनुशीलन समिति था, अभी इसके बारे में हम काफी डिटेल से जानेंगे। काम तो इसने काफी कुछ किया। जो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट रहा था वो यही था कि जितने भी इसके अनुयायी हुए, अनुशीलन समिति के जो सदस्य हुए, उनको शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। शारीरिक रूप से कि भाई हिंसात्मक गतिविधि या नैतिक रूप से उनको प्रशिक्षित किया जा सका। बहुत ज्यादा इसका हमें इम्पैक्ट नहीं दिखा, बाद में धीरे धीरे ये ढीली पड़ती गई। ओके, तो पहले तो अनुशीलन समिति के बारे में ध्यान रखना है कि इसका गठन कब हो रहा है? 1902 में। इसके गठन कहां पर कौन कर रहा है? मिदनापुर में, कलकत्ता में। और इसके जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जतेंद्र नाथ, बरेंद्र कुमार घोष, ये नाम ऐसे ना जो आपको रटे रहने चाहिए, ये नाम बार बार रिपीट होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्य बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। अब ये अनुशीलन समिति क्रांतिकारी गतिविधियों को क्रांतिकारी विचारधारा के साथ आई है, तो अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचानी है। कैसे पहुंचानी? तो बोल रहे हैं कि इसी अनुशीलन समिति के द्वारा पत्रिका निकाली गई, साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था युगांतर, जिसमें बहुत डिटेल से लोगों को उकसाया जा रहा है, बातें की जा रही है। उकसाया मतलब पॉजिटिव कंटेक्स्ट में कि भाई ये ब्रिटिश गलत करे और अब हमें इनके खिलाफ हथियार उठा लेना चाहिए। तो युगांतर जो साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है, ठीक है। 1905-06 तक युगांतर के अतिरिक्त बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हमें क्रांतिकारी गतिविधियों को दर्शाते हुए नजर आई, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है संध्या। तो देखो, 2 ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, युगांतर और दूसरा संध्या। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट डाला था वो किसने? युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका ने। युगांतर के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे, मुक्ति किस मार्ग से, मतलब किस मार्ग से आपको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति कौन पाथे में काफी युगांतर की जो चीजें हैं वो वहां पर हमें मिलती हैं। तो ये बोल रहा है युगांतर कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। युगांतर के जो प्रमुख लेख हैं वो इस पुस्तक में भी हमें दिखाई देते हैं। इस पुस्तक में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, समय आ चुका है कि भारत के जो रिवॉल्यूशनरीज हैं आप अपने हथियार इन्हें दे दें ताकि ये उन हथियारों का प्रयोग करके ब्रिटिश को भारत के बाहर खदेड़ दे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनुशीलन समिति का गठन, अनुशीलन समिति जो है उससे निकलती 2 पत्रिकाएं युगांतर है, संध्या है। युगांतर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और युगांतर की काफी सारी बातें हमें कहां दिखाई देती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है? बंगाल में जो हमें रास बिहारी बोस दिखाई दिए, सचिन सान्याल दिखाई दिए, इन्होंने जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसको बंगाल तक ही सीमित नहीं रखा। तो ये बंगाल के क्रांतिकारी जरूर थे, कौन? रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, लेकिन बोल रहे हैं कि ये बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियों को दूसरी जगह भी ले जा रहे हैं। कहां पर? तो पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया और संयुक्त प्रांत। ये इधर पंजाब वाला क्षेत्र, इधर दिल्ली हो गया और इधर संयुक्त प्रांत। तो इन
बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार दूसरे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। कहां पर? पंजाब, दिल्ली, संयुक्त प्रांत में। ठीक है, बोल रहा है कि संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी आतंकवाद के विकास हेतु इन लोगों ने बहुत सारी गुप्त समितियों का गठन किया, जबकि हेमचंद्र कानूनगो, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने राजनीतिक और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेशों की यात्रा की, कि विदेशों में जाकर वहां से हम एक स्किल सीख कर आए कि किस तरीके से हम अपने क्रांतिकारी भाइयों को अच्छे से राजनीतिक और सैन्य रूप से प्रशिक्षित कर सकते हैं, और उसका हम यूज करेंगे इन्हीं ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, तो ये केवल देश के स्तर पर भी नहीं, बाह्य स्तर पर भी काम करे, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों ने पूर्वी बंगाल के अभूतपूर्व लोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर को 16 अक्टूबर 1905 से लेकर 20 अगस्त 1906 तक पूर्वी बंगाल और असम के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहे थे, इनकी हत्या का प्रयास किया था। मतलब ये छोटा छोटी क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे कुछ इनकी एक्टिविटी दिखाएगा। सबसे पहले अनुशीलन समिति की बात की, इससे रिलेटेड दो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का बात किया, युगांतर हो गया, संध्या हो गया। फिर युगांतर की भूमिका के बारे में बताया कि किस तरह से लोगों को उत्साहित कर रही थी ये, और लोगों से सपोर्ट मांगा जा रहा था इस पत्रिका के माध्यम से। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस करा कि ये जो बंगाल वाले रीजन के या कलकत्ता के क्रांतिकारी थे, ये कलकत्ता के बाहर भी इस तरह की समितियों का गठन करने का प्रयास कर रहे थे। पंजाब है, दिल्ली है, ऊपर जाएगा थोड़ा पंजाब, तो पंजाब है, दिल्ली है, और इधर आ जाएगा संयुक्त प्रांत, वहां पर। ठीक है, फिर हमने एक स्टेप आगे बढ़े, हमें पता लगता है कि युगांतर समूह, युगांतर का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति जो है, उसी के ही कुछ ऐसे सदस्य थे जिन्होंने गवर्नर फुलर, जो कि अक्टूबर 1905 से 19 अगस्त 1906 तक एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर रहा था। कहां पर? बंगाल में। बहुत ही अलोकप्रिय था, काफी गलत तरीके से ये यहां पर मैनेजमेंट कर रहा था, तो इसकी हत्या करने का प्रयास किया। मतलब ये बच जाता है, इसकी हत्या नहीं होती है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम दिया। अब हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, बच भी गया, लेकिन एक डर तो समा गया। तो इन अनुशीलन समिति या युगांतर समूह के सदस्यों के द्वारा की गई एक ये महत्वपूर्ण घटना थी। आगे बोल रहा है, दिसंबर 1907 में रेल की पटरी उड़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर जो है वो यात्रा कर रहे थे। तो हालांकि ये पहले ही पता लग जाता है, रेल की पटरी मतलब कि वो रेल से जा रहे थे, आगे ही जाकर हमारे क्रांतिकारी भाई जो है वो लगे हुए थे, पटरी को उड़ाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। तो इस तरह की गतिविधियां इनके द्वारा चलाई जा रही थी, कहीं पे सक्सेसफुल होते थे, कहीं पर नहीं होते थे। ठीक है, 1908 में मुजफ्फर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के उद्देश्य से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पर बम फेंका। ये भी इनका प्रयास था, ये थोड़ा सा असफल हुआ। होता क्या है, खुदीराम बोस और जो प्रफुल्ल चाकी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है 1908 इस टाइम पीरियड को, इनके द्वारा मुजफ्फरपुर जिले का न्यायाधीश था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या करने के उद्देश्य से इसकी गाड़ी पे बम फेंका गया। लेकिन ये तो नहीं मरा ये उस गाड़ी में, क्योंकि था ही नहीं। उस गाड़ी में हमें दो यूरोपीय महिलाएं जाते हुए दिखाई देती हैं, जिनकी हत्या हो जाती है, मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी को, मतलब जब अब इसके बाद क्या था, ये पकड़ में आ जाते, पकड़ में ये चाहते नहीं थे कि ब्रिटिश के अंडर में आकर मतलब उनके पकड़ में आके फिर वो हमें कोई यातनाएं दे या हमारे साथ में कुछ बदतमीजी करे, तो इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी इस घटना के बाद, और खुदीराम बोस पर मुकदमा चला के उनको फांसी दे दी गई थी। तो बेसिकली यही होना था, टॉर्चर करते, ये जितना ईजी दिख रहा है फांसी देना, इतना ईजी फांसी लगता नहीं था। बोल देते थे कि फांसी की सजा देंगे, लेकिन उस बीच में इनको बहुत ही बदतमीजी से, बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किया जाता था। तो ये जो घटना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद से सरकार ने मनिकटोला उद्यान कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी चालू कर दी कि इन लोग को हथियार मिल कहां से रहे हैं, और बहुत सारे छापे मारे। छापे मारने पर उन्होंने 34 व्यक्तियों को अपनी शंका के अनुसार बंदी बनाया। इनमें 2 घोष बंधु थे। किनमें? 2 घोष बंधु भी थे। तो ये जो घटना घट रही है मुजफ्फरपुर वाली, इस घटना में इन्होंने पाया, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने, कि इनमें घोष बंधु भी थे जिनका नाम था अरविंद और बरिंद्र घोष। तो इन्होंने बोला कि अरविंद और बरिंद्र घोष जो है वो भी इस घटना में दोषी हैं, जो मुजफ्फरपुर वाला घटना हुआ है, और इन दोनों पर अलीपुर षड्यंत्र कांड का अभियोग चलाया गया। तो ये जो घटना घटी है ना 1908 की, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया, हालांकि वो मारा नहीं गया, जिसमें हम देखते हैं खुदीराम बोस,
प्रफुल्ल चाकी के साथ साथ आगे चल के अरविंद और बरिंद्र घोष को भी इसमें सम्मिलित माना गया और इन दोनों पर भी क्या चलाया गया, अभियोग चलाया गया, यानी कि इन पर भी केस लगा दिया गया। और किस नाम से हमें वो केस दिखाई देता, अलीपुर षड्यंत्र कांड का अभियोग चलाया कि भाई तुम भी ये षड्यंत्र करने में, कॉन्स्पिरेसी करने में सम्मिलित थे। मुकदमे के दिनों में जिन जिन लोगों ने इनके खिलाफ गवाही देने का काम किया, मतलब ये जो क्रांतिकारी थे इनके खिलाफ, जैसे कि एक पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट, गवर्नमेंट का जो प्रोसिक्यूटर होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव तौर पे जाता है, प्रोसिक्यूटर जो वकील बन के जाता है, और सरकारी गवाह था नरेंद्र गोसाई, जिसने बोला कि हाँ भाई ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। इन सब की हत्या कर दी गई। तो क्रांतिकारी जो है ना केवल ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को टारगेट कर रहे थे, बल्कि जब अपने भाई पकड़े जा रहे थे तो उन पर जो केस चलाया जा रहा था वहां पर भी इस तरह के तरीके से लोगों पर हिंसा कर रहे थे। मतलब क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पुलिन दास के नेतृत्व में अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 12 में डकैती डाली। तो अनुशीलन समिति के बारे में आपने पढ़ा, 1902 में इसकी स्थापना की गई। इससे संबंधित 2 पत्रिकाएं हमने पढ़ी, युगांतर और संध्या। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको क्लास में ही लर्न हो जाए। फिर हम देखते हैं कि अनुशीलन समिति का ज्यादा इंपैक्ट क्या पड़ा कि जितने भी इसके अनुयायी थे उनको इन्होंने प्रशिक्षण दिया, ठीक है, सैन्य और नैतिक रूप से। ये इसका कोर हमें दिखाई देता है। फिर हमने जाना कि इनके द्वारा क्या क्या एक्टिविटी की गई। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग ये हिंसात्मक गतिविधियां करने का प्रयास करे, कुछ में असफल भी हुए। जैसे फुलर जो है उस पर उसकी हत्या करने का प्रयास किया, जहां पर ये असफल रहे। 1906 में लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल का। 1907 में एंड्रयू फ्रेजर जिस रेल से जा रहा था उसकी पटरी उड़ाने की कोशिश की। 1908 का मुजफ्फरपुर वाला जो किंग्सफोर्ड है, जज जो था, न्यायाधीश था, उस पर किस तरह अटैक किया, ये भी बच निकला। लेकिन ये वाला जो था इसको हम अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। इसमें खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, एक ने आत्महत्या कर ली, दूसरे को फांसी दे दी गई। और फिर जो घोष दिखाई देता है अरविंद और बरिंद्र, इन पर अलीनगर अभियोग जो है वो चलाया गया, या अलीनगर षड्यंत्र के अलीपुर षड्यंत्र कांड का अभियोग चलाया गया। और इनके अगेंस्ट जो लोग थे उन सबकी फिर से क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में किस तरह की कॉन्स्पिरेसी या फिर किस तरह से ये काम कर रहे थे क्रांतिकारी, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले किसका जिक्र करा, बंगाल वाले क्षेत्र का। और इसमें जो मेजर रोल था वो किसका था, अनुशीलन समिति का था। समझ में आ गया। अब आ जाओ इधर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आ जाओ। इसके लिए क्या बोल रहा है, भारत में एक्चुअली क्रांतिकारी आतंकवाद का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले महाराष्ट्र में ही हमें दिखाई दिया। और महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत कब हो गई थी, तो ये टाइम पीरियड बता रहा है 1879 में, 1800 क्या बोलेंगे 79, यहीं पर हमें दिखाई देता है एक जत्था जिसका नाम था रामोसी कृषक दल। जब मैंने आपको ट्राइबल्स के विद्रोह पढ़ाए थे तो वहां पर हमने, या फिर 1857 के विद्रोह होने के पहले के हमने रिवोल्ट डिस्कस किए थे, तो वहां पे हमने रामोसी कृषक दल के बारे में भी पढ़ा था। तो राइटर यहाँ पर बोलता है कि बेसिकली महाराष्ट्र में बंगाल से पहले इस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, और उस क्रांतिकारी गतिविधियों का श्रेय किसको जा रहा है, यहाँ पर फड़के को जा रहा है, जिनके फड़के को जा रहा है बलवंत फड़के, जिनके रामोसी कृषक दल ने 1879 में ये एक्टिविटी चालू कर दी। अब ये जो रामोसी कृषक दल थे जिसका नेतृत्व बलवंत फड़के कर रहे थे, ये कर क्या रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे सरकार की कनेक्टिविटी को कट करने का। जो भी उनकी संचार लाइनें हैं जिससे सरकार एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर पा रहे हैं, चाहे वो दूरभाष या फोन हो गया, या फिर रेलवे हो गया, या डाकतार हो गया, ये बेसिकली उस कनेक्शन को कट करने पर काम करते थे। दूसरा, आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु ज्यादा से ज्यादा धन एकत्र करना। तो ये रामोसी कृषक दल सबसे पहले बेड़ा उठाता है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का। अब हमें क्या दिखाई देते हैं, ये वाला रीजन किसका है, मराठवाड़ा क्षेत्र। तिलक जी यहाँ पे बहुत एक्टिव है। तो बाल गंगाधर तिलक ने भी यहाँ पर रोल प्ले किया। आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक कैसे करते हैं, तो वो लोगों को जोड़ने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं और कुछ त्योहार मनाते हैं, जैसे कि गणपति महोत्सव, शिवाजी त्योहार, ये सब उनके द्वारा मनाया गया। साथ ही साथ हमें पता लगता है कि बाल गंगाधर तिलक जो है अपने विचारों को, वैसे ये उग्र राष्ट्रवादी थे, लेकिन इनके विचारों से कई सारे क्रांतिकारी प्रभावित हुए। तो ये अपने विचार कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनके समाचार पत्रों में। तो इनके समाचार पत्र हमें दिखाई दे रहे हैं मराठा
और केसरी, ये ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी में निकाला जा रहा है मराठा, इंग्लिश न्यूज़पेपर था उसका नाम था मराठा, और मराठी न्यूज़पेपर था उसका नाम था केसरी। तो लोकल लैंग्वेज में भी ये न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं, और उनमें ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को रख रहे हैं ब्रिटिश के बारे में। उससे रिवॉल्यूशनरीज पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और ऐसे ही हमें दो रिवॉल्यूशनरीज दिखाई देते हैं। पहले मैंने जिक्र किया था, कई चीज़ें हम वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर हम डिटेल नहीं जानते क्योंकि वहाँ पे एज अ फैक्ट उसको दे दिया, आगे स्टोरी में वो कवर होगा। जैसे ये तिलक के दो शिष्य थे जिनका नाम था दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, इनको याद रखना है। 1897 में पूना में प्लेग समिति का जो अध्यक्ष था जिसका नाम था रेंड और आयस्ट, ठीक है, तो रेंड और आयस्ट इन दोनों की उसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? ये जो चापेकर बंधु थे। अब चापेकर बंधु ने इनकी हत्या क्यों की थी? तो हमें पता लगता है कि पूना में बेसिकली क्या होता है ना, प्लेग फैला होता है, और प्लेग फैलने के बाद से एक कमेटी बनाई गई, कमीशन बनाया गया, जिसके ये दो हमें व्यक्ति दिखाई देते हैं उस कमेटी के अध्यक्ष या फिर मेंबर के रूप में, रेंड और आयस्ट। इनको काम सौंपा गया था कि भाई देखो कैसे इसको कम किया जा सकता है। जैसे अभी पेंडेमिक आया था, तो कोई ना कोई टीम या कोई ना कोई कमेटी काम करती है कि किस तरह से हमें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी पहुंचाना है, और उसके लिए प्रॉपर एक प्लानर वो लोग बनाकर चलते हैं, ठीक है। अभी एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है वो अलग बात है। तो यहाँ पर यही था, ये जो कमेटी बनी थी, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्टर थे उनकी अपॉइंटमेंट करने की जगह, या ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों के द्वारा सुविधा प्रोवाइड करवाने की जगह बहुत सारे अधिकारियों को अपॉइंट किया, और उन अधिकारियों की फौज को पुणे के घरों में भेजा कि जाइए और जाकर जिस जिसको प्लेग है उसको उठाकर ले आओ, ठीक है। अब ये जो घटना घटी थी, इसमें प्लेग को रोकने के लिए अब लोगों को उठाया जा रहा है कि ये निकल जाए, वरना ज्यादा लोगों को ना फैल जाए। और इसमें किस तरह से जबरन उनको उठाकर ले जाया जा रहा है, और किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटल में फेंक दिया जा रहा है या कैंप में फेंक दिया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसी भी घटनाएं आई जहां पर यह तक देखा गया कि कुछ अधिकारियों ने यहाँ के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार तक किया। ओके, तो ये कैसा मूवमेंट था? इस मूवमेंट पर ही इनको बहुत आक्रोश था, चापेकर बंधुओं को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो तिलक ये जो अपना पत्र निकाल रहे हैं ना, इन्होंने इन चापेकर बंधुओं को उत्तेजित किया, और इसकी वजह से इन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो बेसिकली ये एक हिंसात्मक गतिविधि थी, और ये जो घटना घटती है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बोल रहा है विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर। तो विनायक और गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में एक गुप्त सभा की स्थापना की। ये ध्यान रखना है, जैसे आपने अभी डिस्कस किया था बंगाल वाली गुप्त समिति, जिसको आप बोल रहे हैं अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति 1902 में हमें दिखाई दे रही है। ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? महाराष्ट्र की इस गुप्त समिति का, जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला जो है इसका गठन 1899 में किया गया। ये किस तर्ज पे किया गया था? मेजनी। देखो मेजनी की स्टोरी आप कब पढ़ोगे? जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे कि मेजनी की तरुण इटली की तर्ज पर, जो उसने तरुण इटली एक ग्रुप बनाया था, इटली में किस तरह से मूवमेंट होता है वो सब आप वहां वर्ल्ड हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। तो जो मेजनी की तरुण इटली जो उसने ग्रुप बनाया था, उससे प्रेरणा लेकर या उसके हिसाब की ही एक यहाँ पर मित्र मेला की स्थापना की जाती। कब? तो 1899 में मित्र मेला का गठन किया गया, और यही मित्र मेला का एक रीऑर्गेनाइज्ड नया रूप हमें कब दिखाई देता है? 1904 में, जिसे क्या बोला गया? अभिनव भारत बोला गया। तो ये जो अभिनव भारत है ये भी कैसी थी? एक क्रांतिकारी ही ये भी क्या था? एक क्रांतिकारी ही इस तरीके का क्या था ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, या समिति थी। तो ध्यान रखना है मित्र मेला ही आगे अभिनव भारत के नाम से जाना गया। शीघ्र ही बंबई, पूना, नासिक, ये सारे महाराष्ट्र की अलग अलग लोकेशंस हैं। तो बोल रहे हैं कि आगे चल के हम देखते हैं कि जो बंबई है, पूना है, नासिक है, ये सब जगह पर हमें क्या दिखाई देने लगता है कि ये सब जगह बम बनाने वाले केंद्रों के रूप में उभर जाते हैं, यानी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा बम बनाया जा रहा है। आगे चल के हमें पता लगता है कि 1909 में
नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कान्हेर ने हत्या कर दी, ये हमें दिखाई देता है। तो इनके द्वारा भी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। तो बोल रहे कि अभिनव भारत के ही हमें एक सदस्य दिखाई देते हैं जिनका नाम था कान्हेर। तो ये ध्यान रखना है कि कान्हेर ने क्या किया था, नासिक जिला के मजिस्ट्रेट जैक्सन जो थे और जैक्सन जो था उसकी हत्या कर दी गई थी इसके द्वारा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, पंजाब में कौन एक्टिविटी चला रहे हैं। तो पंजाब में हमें लाल बाल पाल के लाला लाजपत राय दिखाई देते हैं और भगत सिंह के चाचा दिखाई देते हैं अजीत सिंह। तो जो रिवॉल्यूशनरीज का फर्स्ट फेज था वहां पे हमें भगत सिंह के चाचा जी दिखाई देते हैं और रिवॉल्यूशनरीज के सेकंड फेज में खुद भगत सिंह हमें दिखाई देंगे और वो काफी इन्फ्लुएंस थे, काफी प्रभावित थे अपने चाचा से। ठीक है, तो पंजाब वाला जो क्षेत्र था वहां पर हमें कौन दिखाई देता है, तो बोल रहा पंजाब में हमें लाला लाजपत राय जो अपने समाचार पत्र पंजाबी के माध्यम से लोगों पे प्रभाव डाल रहे थे। वहीं अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा जी थे, उन्होंने लाहौर में अंजुमन ए मोहिजबान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। तो ये लोग अपने अपने तरीके से समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर क्रांतिकारी समिति के माध्यम से पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को चला रहे थे। ठीक है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के अतिरिक्त कुछ और भी लीडर्स थे जो पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को लीड कर रहे थे। आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, ठीक है, एवं प्रसिद्ध उर्दू कवि लालचंद फलक ने भी पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई और पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ते हुए हमें नजर आएंगी, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं कब, जब हम गदर आंदोलन के बारे में डिस्कस करते हैं। पंजाब में सरकार ने भी ठान लिया था कि हमें बुरी तरीके से दमन करना है और पंजाब में दमन के लिए नए नए कानून बनाए गए। मई 1907 में कानून बनाकर राजनीतिक सभा और समितियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाया और बोल दिया कि अब यहाँ पर इस तरह की समितियों का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर ये समिति बन रही है तो इसको इलीगल माना जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये सारी चीजें। तो कानून बनाकर या फिर सरकार ने पूर्ण रूप से दमन करने का निश्चय कर लिया। कैसे? कानून बनाकर। लाला लाजपत राय को बंदी बनाकर कि भाई जो तुम है गलत तरीके से लोगों को भड़का रहे हो, अपने पत्र के माध्यम से लाला लाजपत राय को बंदी बना के जेल में डाल दिया गया। अजीत सिंह को देश से निर्वासित कर दिया गया, मतलब देश निकाला दे दिया गया कि तुम भाई यहां से जाओ। कि तुम जो है यहां से जाओ। ठीक है, अजीत सिंह निर्वासन के पश्चात फ्रांस चले गए। बोल रहा अब अजीत सिंह कहां चले जाएंगे? फ्रांस चले जाएंगे। तो यहां से मूव करके ये जाते फ्रांस, वहां पर अब वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाएंगे। लेकिन इसके पश्चात भी उन्होंने अपने सहयोगी सूफी अंबा प्रसाद, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, इनके सहयोग से क्रांतिकारी आतंकवाद को चलाए रखा। ठीक है, तो पंजाब में हमें कौन दिखाई देते हैं? अजीत सिंह, लाला लाजपत राय। और यहाँ पंजाब में पूरी तरह से सप्रेस करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। कैसे? एक को जेल में डाल दिया और दूसरे को क्या कर दिया? भेज दिया, आपका देश निकाला दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली का थोड़ा सा अच्छा स्टोरी है। दिल्ली में किस तरह की घटना घटती है आतंकवादी। तो क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को, जैसा कि आपको पता है कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और इसी के साथ ये भी घोषणा की गई कि अब जो कैपिटल है इंडिया की वो कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली लाई जा रही है। तो यही दिल्ली दरबार आयोजित हुआ 23 दिसंबर 1912 को। जो उस समय भारत का वॉइसरॉय था उसका नाम था हार्डिंग। हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाता है दिल्ली में क्रांतिकारियों के द्वारा। हार्डिंग जो है वो हाथी पर चल रहा था और जो ये बम फेंका गया उसमें हार्डिंग सिर्फ घायल हुआ, वो मरा नहीं, लेकिन जो उसका हाथी था और उसको चलाने वाला था उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बम हमले में हार्डिंग के कई सारे सेवक मारे गए, वो खुद घायल हो गया। ठीक है, अब ये जब हमला हो गया इसके बाद से अब जांच किया जाएगा। तो बोल रहा है कि इस घटना में मुख्य भूमिका किसकी थी? रास बिहारी बोस की और सचिन सान्याल की थी। घटना के पश्चात पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, दीनानाथ, सुल्तान चंद, हनुमंत साहब, बसंत कुमार। ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये जो घटना घटी थी दिल्ली में, इस घटना के बाद से बेसिकली क्यों घट रही है कि भाई जगह जगह पे फेमाइन पड़ रहा है,
अकाल पड़ा और तुम यहाँ पे दरबार आयोजित कर रहे हो जिसमें कितना ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो जो हार्डिंग है उस पर यह अटैक किया गया, वो तो बच गया, घायल होकर ही बच गया, लेकिन उसके कई सारे सेवक इसमें मारे गए। अब पुलिस जो है वो अपना डंडा चलाएगी और उसने इसी क्रम में जो भी शंका के अंदर व्यक्ति आ रहे थे, ऐसे 13 व्यक्तियों को उठा लेते हैं। ठीक है, इन सभी पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1912 से संबंध रखता है। तो जैसे अभी आपने पढ़ा था अलीपुर षड्यंत्र केस, 1908 दिल्ली षड्यंत्र केस, तो आपसे पूछा जाएगा, आप अलीपुर षड्यंत्र केस बोलेगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए वो मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड वाली स्टोरी, या फिर यहाँ पे पूछे दिल्ली षड्यंत्र केस तो ये स्टोरी पता होना चाहिए। इनमें से कुछ को फांसी की सजा दे दी गई, शेष को देश से निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, तो इनके पास में यही दो ऑप्शन हुआ करते थे। अब आ जाते हैं देश के बाहर। देश के बाहर किस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां चलते हुए दिखाई देती है? तो इंग्लैंड में हम देखते हैं सबसे पहले। अब इंग्लैंड क्या है? वही जो हम पर रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि लंदन में जो ब्रिटेन की कैपिटल थी, क्रांतिकारी आतंकवाद का नेतृत्व मुख्यतः श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल ने किया। इन चारों के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लाला हरदयाल का नाम आपको आगे भी सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो मुख्यतः हमें दिखाई देता है लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन कौन दे रहे थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंपॉर्टेंट रोल था। इनके अलावा विनायक दामोदर सावरकर और मतलब जो भाई थे, और साथ में मदन लाल ढींगरा, इनका इंपॉर्टेंट रोल था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में यही भारत स्वशासन समिति की स्थापना की। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे अनुशीलन समिति, या फिर यहाँ पर देख रहे थे अभिनव भारत मित्र महिला से कन्वर्ट हुआ, वैसे यहाँ पर भी इन्होंने कमेटी एस्टैब्लिश की जिसका नाम था भारत स्वशासन समिति, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना गया। यहां से एक समाचार पत्र जो है वो निकाला गया इंडिया हाउस से, जिसका नाम था सोशियोलॉजिक। ठीक है, उसका प्रकाशन भी चालू किया गया और समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने की कोशिश की जा रही थी। लंदन से सरकारी दमन के कारण श्यामजी पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। बोल रहे हैं कि अब लंदन में जैसे ही सप्रेस करा वहां की गवर्नमेंट ने कि भाई तुम ऐसी गतिविधियां यहाँ पे नहीं चला सकते, तो क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ही मुख्य नेतृत्व करता थे किसके? भारत स्वशासन समिति के। ठीक है, तो अब जब ये सप्रेस किया गया तो ये यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? यूरोप के ही दूसरे देश में। तो लंदन से सरकारी दमन के साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा पहले कहाँ गए? पेरिस गए। ठीक है, फ्रांस में, और फिर बाद में जेनेवा चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? श्यामजी कृष्ण वर्मा के पश्चात जो लंदन में इंडिया हाउस था, इसका कार्यभार किसने संभाल लिया? विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला। यही सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखा। उन्होंने मैजिनी की आत्मकथा का भी मराठी में अनुवाद किया। अब देखो 1857 का विद्रोह क्या था? एक हिंसक विद्रोह ही था ना, ब्रिटिश के खिलाफ हमने हथियार उठा लिए थे। तो 1857 का विद्रोह वो वहां पर लिख रहे हैं। क्यों? ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रभाव बनाया जा सके। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। यहां पर हमें एक हिंसक घटना दिखाई देती है। ढींगरा को गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ा दिया गया था। 13 मार्च, ये अगला पॉइंट है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। 13 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र केस, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1910 में केस होता है जिसको हम बोलते हैं नासिक षड्यंत्र केस। इसमें सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें काली पानी की सजा दे दी गई थी। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी कुछ ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर ब्रिटिश के खिलाफ जब भी कोई घटना घट रही थी। नासिक षड्यंत्र केस बेसिकली यही था कि नासिक के जो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट थे, रिटायर्ड नहीं थे बेसिकली, उनका ट्रांसफर हो रहा था, लास्ट डेट था, और उस दिन वो मूवी देखने गए थे। जैसे ही वो पिक्चर हॉल से निकलते उन पर लगातार गोलियों से उन्हें भून दिया गया, तो इसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ढींगरा को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये पहले की घटना बता रहा है जब वाइली की हत्या की। दूसरा, 13 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र केस में सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो लंदन में गतिविधि चालू हुई थी, इस गतिविधि के जो लीड करने वाले थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर और ढींगरा, यही लोग थे ना। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को सप्रेस किया गया, वो कैसे वहां से मूव कर गए। अब जो सावरकर है और ढींगरा है वो इन दो जगह पर
कैसे अरेस्ट हो जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि ढींगरा को फांसी पे लटका दिया गया और सावरकर को गिरफ्तार करके उन्हें काले पानी की सजा दे दी गई। काले पानी की सजा का मतलब क्या होता है कि अंडमान निकोबार जो है उन्हें भेज दिया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसे ही बोलते हैं काले पानी की सजा। ओके, तो अब कौन चलाएगा लंदन में, बचा ही नहीं कुछ। जो लाला हरदयाल है वो भी यहां से चले जाते, किधर चले जाएंगे, वो चले जाएंगे यूएस में, ठीक है, वहां पर गदर मूवमेंट को वो सपोर्ट करेंगे। समझ में आ गया। तो धीरे धीरे लंदन में सप्रेस कर दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है फ्रांस। अब फ्रांस में क्या बोल रहा है कि भीकाजी रुस्तम कामा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कहां पर, भीकाजी रुस्तम कामा और राणा जो थे, इन्होंने पेरिस से आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखा। 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी लंदन से यहां पहुंचे। अभी हमने देखा था कि ये जो लंदन में एक्टिव थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, किससे, इंडिया हाउस से। सप्रेस करने पे ये कहां चले गए, फ्रांस चले गए, पेरिस पहुंचे। तो पेरिस पहुंचने पे ये किसके साथ मिल जाएंगे, भिकाजी रुस्तम कामा। तो 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी लंदन से यहां पहुंच गए। इससे इनकी गतिविधियां और तेज हो गई, यानी कि पेरिस में जो क्रांतिकारियों की गतिविधियां थोड़ी सी तेज हो जा रही हैं। इन्होंने यहाँ पे वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का प्रयास भी किया। यहाँ राणा ने भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्तियां प्रारंभ की। प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में मित्रता हो गई। अब होता क्या है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें कुछ देश दिखाई देते जो एक ग्रुप बनाकर लड़ रहे थे और दूसरा ग्रुप दूसरे साइड। तो बोल रहे कि जो ब्रिटेन था और जो फ्रांस था ये एक ही ग्रुप में थे। तो जब ब्रिटेन और फ्रांस एक ही ग्रुप में है, तो अब जब ये दोनों मित्र होकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं, तो आप इस फ्रांस के अंदर में इस ब्रिटेन के खिलाफ कैसे गतिविधियां चला सकते हो, नहीं चला सकते ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय फ्रांस और इंग्लैंड में मित्रता होने के कारण क्रांतिकारियों की गतिविधियां धीमी पड़ गई। तो ब्रिटेन में कैसे धीमी पड़ी, मतलब लंदन में, फिर पेरिस यानी फ्रांस में कैसे धीमी पड़ी। अब आ जाते हैं अमेरिका और कनाडा। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे हमें कनाडा दिखाई देता है। यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है अलास्का, वो किसका पार्ट है, पहले रशिया का था, सेल कर दिया यूएस को, तो अभी यूएस का पार्ट है। इधर आ जाइए, ये रहा आपका यूएस। तो बोल रहा है कि अमेरिका कनाडा का ये वाला जो कोस्ट था ना, वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट, यहाँ पे हमें क्रांतिकारियों की गतिविधियां चलते हुए दिखाई देती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं, लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, अभी आप इनके बारे में पढ़कर आ रहे हैं। ये यहाँ पर भी लीड करते जो पहले हमें लंदन में दिखाई दे रहे थे। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है, अगर आप यूएस का मैप देखेंगे तो यहां पर हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाई देता है। ठीक है, तो बोल रहे कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं कब, 1913 में। ठीक है, गदर दल जो पार्टी स्टैब्लिश की गई, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है वैसे एक पार्टी गदर पार्टी के रूप में स्थापित की गई। गदर पार्टी ने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका चलानी चालू की। मतलब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसकी स्मृति में ये एक पत्रिका निकाल रहे हैं और ये भी हिंसात्मक गतिविधियों को ही प्रमोट करेंगे। साप्ताहिक पत्रिका थी, वीकली इसका प्रकाशन होता था। अभी हम जानेंगे गदर आंदोलन के बारे में डिटेल से। थोड़ा सा रुकते हैं। जर्मनी, अब जर्मनी का क्या स्टेटस था, तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से अब जो मित्र, जो एक तरफ देश हैं, उन वहां पर तो हम एक्टिविटी चला नहीं सकते, इंग्लैंड ने हमें खुद ही सप्रेस कर दिया। जर्मनी जो है उसका भी हमने फ्रांस का हमने हाल देखा, ब्रिटिश फ्रांस दोनों एक साथ होके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ रहे हैं। लेकिन इनके ऑपोजिट कौन दिखाई दिया था, वर्सेस में हमें दिखाई देता है जर्मनी। तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ होने पे इंग्लैंड और जर्मनी के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। अब तनावपूर्ण हो गए तो हमारे लिए अच्छी स्थिति। अब जर्मनी में हम कुछ भी ब्रिटिश के खिलाफ अगर एक्टिविटी चला रहे तो वो तो हमें सपोर्ट करेगा ना। तो इस सिचुएशन में क्रांतिकारियों ने जर्मनी को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। लाला हरदयाल तथा उनके साथी अमेरिका से जर्मनी आ गए। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो ये लोग इधर से मूव करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखते हैं कि जर्मनी पर बहुत फोकस करते हैं, जर्मनी में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर फोकस करते हुए नजर आते हैं। अब यहां पर जिक्र कर रहा है गदर आंदोलन। अब गदर पार्टी का गठन कहां पर होता है, सैन फ्रांसिस्को यूएस में। उसके द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जा रही थी। अब इसी गदर पार्टी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाएगा जिसको हम गदर आंदोलन कहेंगे, जिसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गदर आंदोलन गदर दल द्वारा चलाया गया। ठीक है, ये आंदोलन क्या था, वही हिंसक आंदोलन ही होगा। इसका गठन, किसका गठन, गदर
दल का गठन कब होता है? तो अभी हमने पढ़ा 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, इस वाले कोस्ट पे हमें दिखाई देगा, लाला हरदयाल के द्वारा इसका गठन कर दिया जाता है। रामचंद्र बरकतुल्ला, कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी इसमें सहयोग किया, ये याद रखना है, नाम याद रखना है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का मुख्यालय तथा अमेरिका के कई शहरों में इसकी कई सारी शाखाएं खोली जा रही हैं। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसने 1857 के विद्रोह में एक साप्ताहिक पत्रिका निकालनी चालू की जिसका नाम था गदर। गदर दल की स्थापना के पूर्व ही यहाँ ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी। तो आपको वैसे भी पता है कि जो यूएस है, यहाँ पर यूएस के मूल लोग तो रहते नहीं है, ये जो ब्रिटिश वगैरह यूरोपियंस आके बसे हुए थे वही पावरफुल हो गए, लेकिन उन पर वहां के यूरोपियंस कब्जा छोड़ ही नहीं रहे थे, तो इन्होंने इनके खिलाफ रिवोल्ट किया था। फिर वहां पे कैसे 13 उपनिवेश जो थे वो जब आजाद हुए, जिसको आप आज बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम एक हो जाते हैं और बन जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। आज नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा है, उस समय की मैं बात कर रही हूँ। तो बोल रहे कि पहले भी यहाँ पर थोड़े समय पहले, गदर दल के गठन से पहले भी यहाँ पर ब्रिटेन के खिलाफ कुछ विद्रोह चल रहा था, ठीक है। तो माहौल बना ही हुआ था ब्रिटेन के खिलाफ। जहां भी ब्रिटेन के खिलाफ माहौल रहेगा, थोड़ा सा हमारे रिवॉल्यूशनरीज के लिए इजी हो जाता है वहां पर मैनेज करना। इसमें रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भाखना, ये जो नाम है ना, इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। किसका नाम याद करना पड़ेगा? हरदयाल जी का, उसके अलावा रामचंद्र बरकतुल्ला का, और ये जो कुछ नाम है स्पेशली सोहन सिंह भागना। 1911 में लाला हरदयाल के पहुंचने से तेजी आ गई, मतलब ऑलरेडी यूएस में विद्रोह चल रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, और लाला हरदयाल पहुंचे तो वहां पर ये अपनी एक्टिविटी को अंजाम दे देंगे। सभी प्रयत्नों से 1913 में गदर दल की स्थापना हुई। इससे पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए वैंक्यूवर, जो प्रेजेंट डे कनाडा में है, यहाँ पर ही आपको दिखाई देता है। इवन वैंक्यूवर आइलैंड भी आपको दिखता है। अगर आप कोस्टल रीजन घूमेंगे पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, तो यहाँ पर हमें वैंक्यूवर आइलैंड दिखाई देता है। तो बोल रहा है कि वैंक्यूवर जो कनाडा है, वहां पर स्वदेशी सेवक गृह की स्थापना हुई थी। तथा सिएटल कहां पर है? यूएस में ही हमें दिखाई देता है, कैलिफोर्निया के ऊपर। तो बोल रहे जो सिएटल है ना, वहां पर यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जा चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि गदर दल की स्थापना से पहले यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं चल रही थी, और इसका जिक्र भी कर रहा है। बोल रहा है कि जो वैंक्यूवर था या सिएटल था, यहाँ पर ऑलरेडी क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, जैसे स्वदेशी सेवक गृह, यूनाइटेड इंडिया हाउस, ठीक है। आगे बोल रहे हैं इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो गदर आंदोलन, पहले गदर पार्टी स्थापित की गई 1913 में, फिर गदर आंदोलन इनके द्वारा चलाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दो। क्यों हत्या कर दो, उसका रीजन भी पता है। क्रांतिकारी साम्राज्यवादी विरोधी साहित्य का प्रकाशन, ऐसा साहित्य जो कि ऐसा लिखा हुआ जिससे लोगों में क्रांतिकारी गतिविधि पनपे, जिससे जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, उनके अंदर साम्राज्यवाद के विरोध में एक मत पनपे कि ये जो साम्राज्यवादी शक्तियां, इनको हमको बाहर करना है। विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों के मध्य कार्य करना, बहुत सारे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो इंडियंस थे उनको विदेशों में भेजा जाता था काम करने के लिए, उनके बीच में भी अपनी पैठ बनाना, उनमें ब्रिटेन विरोधी भावनाएं जगाना कि देखो तुम्हारा ही प्रयोग करके किस तरह से तुम्हें ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तुम मतलब अपने देश पे शासन, भारतीयों को अपनी सेना में शामिल करके भारतीयों पर ही शासन चला रहे, कौन? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। तो उनको जगाना, हथियार प्राप्त करना और भारतीय क्रांतिकारियों के मध्य उन्हें वितरित करना, इस पर ये लोग बेसिकली काम कर रहे थे गदर पार्टी या गदर आंदोलन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गदर दल की गतिविधियों में लाला हरदयाल की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, हमने देखा भी। इसके अतिरिक्त हमें कुछ ये नाम दिखाई देते हैं जो इनके महत्वपूर्ण सदस्यों में से थे। ये आपको याद कर लेना। आप देखो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, फैक्चुअल टाइप का डेटा, मेरा रोल है आपको एक ब्रीफ जो है चैप्टर का एक ओवरव्यू देना है ना, ताकि आपके दिमाग में चैप्टर की क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। इन सभी ने भारत में स्वतंत्रता की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित कर दिया। 1913 में गदर दल की स्थापना के पश्चात जैसे इसकी गतिविधियां प्रारंभ हुई, दो घटनाएं हुई। देखो अभी होता क्या है, 1913 में गदर दल की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद से दो इंसिडेंट हुए। एक इंसिडेंट जिसको बोला जाता है कामागाटा मारू प्रकरण,
इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। कामागाटामारू बेसिकली एक शिप है जापानीज, उसके बारे में अभी हम देखेंगे, वो घटना हुआ। और दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चालू हो गया 1914 में। तो 1913 में गदर दल की स्थापना के पश्चात जैसे ही इसने काम करना चालू किया, दो अन्य घटनाओं ने इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा दी, जिसकी वजह से गदर दल के जो भी नेतृत्व करता है वो बहुत ही तेजी से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी चलाएंगे इंडिया में। ठीक है, तो वो दो उत्प्रेरक तत्व कौन थे जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा उत्प्रेरित कर दिया, या मतलब अपना एक भारत में आंदोलन चलाने के लिए मजबूर कर दिया। तो दो उत्प्रेरक तत्व में एक है कामागाटामारू और दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट हुआ 1914 में, इन्हें लगा कि भाई सही सिचुएशन है, ब्रिटेन जो है युद्ध में उलझा है, अब बिल्कुल सही स्थिति है, इस स्थिति में हम भारत में ब्रिटिश के खिलाफ माहौल तैयार करके सेना का विद्रोह करवा सकते हैं। और इसके पहले एक घटना घटी जिसको बोल रहा है कामागाटामारू प्रकरण। क्या था? तो हमें पता लगता है कि पंजाब के क्रांतिकारी थे बाबा गुरदित्त सिंह, वो एक जापानी जलपोत को लेते हैं रेंट पर, जिसका नाम था कामागाटामारू। उनको भाड़े पे लेके 351 पंजाबी सिखों को और 21 मुसलमानों को उठाते हैं। कहां से? सिंगापुर से उठा लेते हैं, और ये सिंगापुर से इनको उठाकर ले जाते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मुस्लिम सिख दोनों, तो ये जो गदर पार्टी के लीडर्स थे ना, ये पूरी तरह से सेक्युलर टाइप का बिहेव कर रहे थे, धर्मनिरपेक्ष टाइप का। ठीक है, तो गुरुदत्त सिंह जो है सिंगापुर से उठाकर ले जाते हैं कामागाटामारू शिप में बिठाकर, किसको? पंजाबियों को और मुस्लिम्स को। कहाँ लेकर जाते हैं? तो इन्होंने डिसाइड किया था कि इन लोगों को कहाँ ले जाया जाएगा? कनाडा लेकर जाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है क्या? वैंक्यूवर, ओके, ये यहाँ पर लिख दिया वैंक्यूवर आइलैंड। ठीक है, तो बोल रहे कि इन्होंने डिसाइड किया कि इनको किधर लेकर जाया जाएगा? वैंक्यूवर ले जाएंगे, वहां पर इन लोगों को स्थापित करेंगे, मतलब ये लोग वहां पे परमानेंट सेटल हो जाएंगे। और जब ये वहां पे परमानेंट सेटल होकर अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, तो उसी मोमेंट पे इनको हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जोड़ेंगे, वहां पर भी इनका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। कैनेडियन सरकार ने, जैसे ये शिप वहां पहुंचा, कैनेडियन सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी कि तुम एंट्री नहीं कर सकते, और वापस से इस शिप को किधर भेज दिया? भारत में भेज दिया। और ये शिप पहुंचती है कहाँ पे? कलकत्ता पोर्ट में। तो 27 सितंबर 1914 को जैसे ही कलकत्ता बंदरगाह पर ये शिप पहुंचती है, वहां पहुंचने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले तो गुरदत्त सिंह को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया कि इसको अरेस्ट करते हैं। उनको लग रहा था कि भैया ये गड़बड़ कर रहा है, इस आदमी को अरेस्ट करो। वो भाग निकलते हैं वहां से, और जो बाकी यात्री थे उन्हें उठाकर मतलब वहां से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अंदर में कलकत्ता में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा सा विरोध प्रकट किया, और उनके विरोध पे पुलिस ने नाव देखा ना ताव देखा, चलाना चालू किया डंडे, और उस मुठभेड़ में लगभग 22 लोग मारे गए। और जैसे ही 22 लोग मारे गए, ये बात पता लगती है उधर सैन फ्रांसिस्को में बैठे हुए कौन? गदर पार्टी के लीडर्स। वो लोग इससे बिल्कुल आपा खो देते कि ये तो ब्रिटिश ने गड़बड़ कर दिया। तो ये जो कामागाटामारू घटना हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, लगा कि ये बिल्कुल सही समय है, तुम इतनी गलत हरकत कर रहे हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्हें लगा कि ब्रिटेन जो है वो इन्वॉल्व है, अभी यूरोप में उलझा हुआ है, और ये सही मूवमेंट है। तो इन्होंने डिसाइड करा कि अब हम भारत में अपनी गतिविधियों को तेज करते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ सैन्य विद्रोह हम चलाते हैं, जैसे 1857 में हुआ था। जनवरी फरवरी 1915 में पंजाब में राजनीतिक डकैतियां चालू हुई। ये यहाँ से बिल्कुल पूरा क्रांतिकारियों को वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम डकैती डालो, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस इकट्ठा करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने की कोशिश करो। तो वो लगातार डकैतियां हो रही है। 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। जो गदर पार्टी के लीडर्स थे और जो भारत में भी एक्टिव थे इसके लीडर्स, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस जगह पर सेना विद्रोह कर देंगे। ठीक है, और पूरा साठगांठ कर लिया गया था फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारबंद विद्रोह। लेकिन उसके पहले ये सारी खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लग गया, और जैसे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को पता लग गया, पहले हथियार छीन लिए गए, विद्रोह हो ही नहीं पाया और सप्रेस कर दिया उन्होंने इजीली। तो कई भारतीय सैनिकों के रेजिमेंट को विद्रोह करने के लिए तैयार किया गया गदर पार्टी के द्वारा, किंतु दुर्भाग्यवश ब्रिटिश अधिकारियों को इस विद्रोह की जानकारी मिल गई तथा सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत तुरंत कार्यवाही की। ब्रिटिश के द्वारा 1914 में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था भारत रक्षा अधिनियम। इस भारत रक्षा अधिनियम में नाम तो दिख रहा है भारत रक्षा अधिनियम कि भारत की रक्षा करें, और भारत की रक्षा किससे कर रहे हैं? बोल रहे कि भारत के ही लोग जो विद्रोह कर रहे हैं उनसे इसकी रक्षा करें, वो अपने अधिकार मांग रहे हैं, और उनको विद्रोही के रूप में दिखाकर उन पर
उन पर बिना किसी क्या बोलते हैं पुलिस कार्यवाही की डायरेक्ट उनको अरेस्ट करना, डायरेक्ट उनको सजा देने की कार्यवाही चलाई गई। तो ये यही बोल रहा है कि भारत रक्षा अधिनियम के तहत उन सबको उठा लिया गया, कार्यवाही की गई। संदिग्ध सैनिक रेजिडेंटों को भंग कर दिया गया कि तुम विद्रोह में शामिल हो रहे थे, इनको डिसॉल्व कर दो। विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ को देश से निर्वासित कर दिया गया, बाहर भेज दिया गया। विद्रोहियों में से 45 पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, रास बिहारी बोस जापान भाग गए, जहां से अंबानी मुखर्जी की सहायता से लगातार वो जापान से क्या करते रहेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते रहेंगे। समझ में आया? कई बार उन्होंने भारत में हथियार भेजने का भी प्रयास किया। तो रास बिहारी बोस का क्या हाल होता है, तो वो तो बाहर चले जाते हैं जापान। सचिन सान्याल जो है उन्हें भी देश निकाला मिल जाता है। तो अब ये बिखर गए, और बिखरने के साथ ही जो गदर मूवमेंट है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रही आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए उसी प्रकार के दमन का सहारा लिया। बहुत सारे ये भिन्न भिन्न एक्ट बनाकर लाते, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट बनाकर लाते। देखो, कानून बनकर आ जाता तो इनके लिए थोड़ा इजी होता था चीजों को सप्रेस करना या फिर दबाना। इनको पता था कि भाई कानून है, उठा के जेल में भरो, उठा के फांसी पे लटकाओ, ठीक है, बिना किसी अभियोग चलाए, मुकदमा चलाए। तो ये सब काम हमें दिखाई देता है। 1914 में ये प्रिपेयर थी। जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तुरंत 1915 में ऐसे बहुत सारे कानून लाए गए। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां की। विशेष रूप से गठित अदालतों ने सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा सुनाई। पंजाब में गदर आंदोलन का जो गढ़ समझा जाता था, लोगों को छितर बितर कर दिया। ठीक है, यहाँ अनेक लोगों का दमन किया गया। सरकार ने अपने कुचक्र में बंगाली उग्रवादियों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी। अब आ जाते फाइनल, बोल रहे गदर आंदोलन का मूल्यांकन। थोड़ा सा मूल्यांकन करिए और बताइए कि क्या इनमें कमी पेशी रह गई थी जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ओके, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसके रीजंस यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहला पॉइंट बता रहा है क्या, गदर आंदोलन का मूल्यांकन करने बोल रहा है। मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो कि क्या इनमें कमी पेशी थी। गदर आंदोलन को अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु हथियार, धन, प्रशिक्षण एवं समयानुकूल योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो इनको नहीं मिला। बोले आप एक मूवमेंट चालू कर रहे हो, आप ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हो। मतलब 1857 का भी जो विद्रोह हुआ था उसमें अच्छी खासी सेना थी। अब ये छोटे से विद्रोह अगर ये कर रहे हैं और उनके पास प्रॉपर हथियार नहीं होंगे, ठीक है, प्रॉपर पैसा नहीं होगा, प्रशिक्षण नहीं होगा, तो वो रिवोल्ट आप कर लो भले, आपको इजीली दबा दिया जाएगा। तो ये एक असफलता का कारण था कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया, थोड़ा समय लेना था, समय लेके थोड़ा सा मजबूत होना था, वो एक कमी दिखाई दी। थोड़ा सा योग्य नेतृत्व का भी अभाव था। योग्य नेतृत्व का क्या मतलब है कि वो लोग योग्य नहीं थे, बिल्कुल सारे नेतृत्वकर्ता योग्य थे, लेकिन वो सारे नेतृत्वकर्ता थोड़े से ज्यादा उत्साही थे। उत्साही का मतलब है कि समय के हिसाब से डिसाइड नहीं करना, बल्कि उत्तेजना वश में आके कोई एक घटना घटी, आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो वो थोड़ा सा वहां पर योग्यता वाइज क्वेश्चन उठता है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही गदर आंदोलनकारियों ने अपनी शक्ति और संगठन का आकलन किए बिना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। आपको पता लगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होते इनको लगा ब्रिटेन वहां उलझी हुई है। अरे उलझी क्या है, भारत में अच्छी भली उसके पास सेना है, तो आपने उसकी पावर को नहीं आंका कि भारत में वो कितना पावरफुल है, ठीक है, और आपने इमीडिएटली कुछ लोगों के साथ में विद्रोह करने की कोशिश करी। तो ये इनकी गलती थी कि आप पहले सामने वाले को जान तो लो भाई, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है और दूसरे के यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। तो ब्रिटेन केवल अपनी गली में ही शेर नहीं था, भारत में भी उसने अपनी स्थिति मजबूत बना ली थी, ठीक है, और वो थोड़ा सा समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि भाई ये तो अपने ही जगह पर काफी पावरफुल है, तो इन पर हम अभी ब्रिटेन में उलझाए तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर करने की कोशिश करते। तो एक असमय शुरुआत। गदर आंदोलन का अभियान मुख्यतः क्रुद्ध और असंतुष्ट अप्रवासी भारतीयों पर ही निर्भर था, जो श्वेत वर्गीय ब्रिटिश शासन से पीड़ित थे। तो मतलब ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी असंतुष्ट थे, तो उनके द्वारा थोड़ा सा डिसीजन भी क्विकली लिया गया और समय पर नहीं था, वो थोड़ा सा जल्दी ले गए डिसीजन। आंदोलनकारी विशालकाय ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति का आकलन नहीं लगा पाए। उनको लगा कि भारत में
पूरा ब्रिटिश के खिलाफ माहौल तैयार है। ऐसा था ही नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे भारतीय ब्रिटेन की तरफ से सपोर्ट में थे, ठीक है, क्योंकि उनको आशा थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ कानून अच्छा सा धमाकेदार देने वाली, जो बिल्कुल धोखा होता है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इन्हें लगा कि भारत में माहौल है, हमको चिंगारी देने की जरूरत है, और ये चिंगारी दे रहे हैं, वो भारत बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, ठीक है। लाला हरदयाल विभिन्न विचारधाराओं के अच्छे सम्मिश्रक थे, केवल नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसकी कुछ विशेषताएं भी रही। हमें ये दिखाई दिया कि लाला हरदयाल विभिन्न विचारधाराओं के अच्छे सम्मिश्रक प्रचारक थे, लेकिन फिर भी जो उनकी क्वालिटीज थी, इसके बाद भी वो सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए चीजों को, कहीं ना कहीं से तो लीक हुई बात, ठीक है। उनके असमय अमेरिका छोड़ने से आंदोलन पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। आगे चल के वो अमेरिका छोड़ देते, वो मूव कर जाते, जर्मनी की तरफ चले जाते। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, उससे भी आंदोलन थोड़ा सा नेतृत्व विहीन हो गया। इसने क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा दी। इस दल के समर्थकों में विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी थे। ये बहुत प्लस पॉइंट है। इसमें देखो आप, मुस्लिम, हिंदू, सिख, आपको सब दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो एक सेक्युलरिज्म है ना, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें ये मूवमेंट दिखाई देता है। यूरोप में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हमें चलते हुए दिखाई देती हैं। तो बोल रहा है कि अगर हम यूरोप में ओवरऑल देखें तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मरमैन योजना, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। क्यों ये यूरोप का स्पेशल जिक्र क्यों करा है? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो सब कूद के किधर गए? जर्मनी के। जर्मनी ब्रिटिश के खिलाफ था कि चलो वहां चल के अलायंस बनाते हैं, और इसके तहत जर्मन सरकार ने इनको सपोर्ट भी किया और इन्होंने बनाया भी, और इन्होंने डिसाइड किया कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ हम संगठित करेंगे। जर्मनी का पूरा सपोर्ट था। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विश्व के विभिन्न भाग, जैसे बगदाद है, ईरान है, तुर्क है, काबुल है, इन सभी रीजन में अनेक क्रांतिकारी भारतीय सेनाओं और भारतीय युद्धबंदियों के बीच में कार्य करने के लिए भेजा। मतलब कि ये अलग अलग जगह पे अपने लोग को भेज रहे हैं कि वहां पर जो भारतीय सेना या भारतीय युद्धबंदी, मतलब वो जो वॉर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो इंडियंस थे उनको अरेस्ट किया गया है या बंदी बना लिया गया है, उनके बीच में कार्य करने के लिए भेजा गया अनेक क्रांतिकारियों को, ठीक है। इसी क्रम में एक शिष्टमंडल राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला एवं ओबेदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में काबुल गया, और काबुल में उन्होंने डिसाइड किया कि पैरेलल गवर्नमेंट बनाया जाए, जहां उसने युवराज अमानुल्लाह के सहयोग से अस्थायी भारतीय शासन की स्थापना करने की कोशिश की कि ये जो काबुल है, यहाँ पर हम एक टेम्पररी इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक यूरोप में जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनका प्रभाव हमें कब दिखाई देता? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। सिंगापुर में विद्रोह, इस दौर में विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं में सिंगापुर में हुए विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंगापुर में 1915 में पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री 36 बटालियन जो थी, इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। सरकार को जैसे ही पता लगा सिंगापुर भी उनके इंपीरियलिज्म के अंडर में आता था, जैसे ही वहां पर ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया, तुरंत सरकार ने एक्शन ले लिया, बड़ी बेरहमी से विद्रोह को कुचल दिया। घटना से संबंधित 37 नेताओं को फांसी दे दी गई, 41 को आजीवन कारावास दे दिया गया। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है। अब फाइनल कंक्लूजन कि विद्रोह, जो क्रांतिकारी विद्रोह हमें दिखाई देता है, वो क्यों धीमा पड़ गया? तो बोल रहा है कि इस काल में भारत में होने वाली विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र मुख्यतः पंजाब और बंगाली रहे। पूरा भारत इसके प्रभाव में नहीं आ सका। पहली चीज, न लोग इससे जुड़ पाए। बंगाल में होने वाली विभिन्न घटनाओं में रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका रही, और ये जब क्रांतिकारी यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर क्रांतिकारी गतिविधि धीरे से ठंडी पड़ जाएगी। कमजोर संगठन संयोजन के अभाव में क्रांतिकारियों के अधिकांश प्रयास विफल हो रहे थे। प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी वो हमें नहीं दिखाई देती है। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर जतिन मुखर्जी पुलिस के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इस क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ समय के लिए थोड़ा सा विराम आ गया, जब सरकार जो है भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत पकड़े गए राजनीतिक बंदियों को छोड़ देती है। कई सारे ऐसे राजनीतिक बंदी थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ा था इंडिया में, लेकिन 1915 के एक्ट में उनको छोड़ा गया, तो थोड़ा सा भारतीय शांत हो गए, उस बड़े लेवल पर हमें एक्टिव होते हुए नहीं दिखाई दिए। उसी बीच ब्रिटिश ने बोला था हम आपके लिए सुधार कार्यक्रम लाएंगे। 1919 में वो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ जाता है। उस रिफॉर्म के आते, पॉलिटी में पढ़ोगे, उस रिफॉर्म के आते ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर इंडियंस को शांत कर देती कि चलो कुछ तो रिफॉर्म एक्ट लेकर आएंगे। इसके अतिरिक्त इसी समय भारतीय राजनीति में गांधी जी आ गए, और गांधी जी की विचारधाराएं क्या थी?
सॉरी, सत्याग्रह और अहिंसा। अब अहिंसा और हिंसा दोनों साथ तो चलेगी नहीं, तो बस यहाँ से एक नई विचारधारा आई और इसी के साथ ये जो आंदोलन था वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो बेसिकली आंदोलन क्यों ठंडे बस्ते में गया? एक तो प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रेटेजी नहीं थी, दूसरा जितने भी इसको लीड कर रहे थे वो बिखर चुके थे, किसी को जेल किसी को देश निकाला, ये सब दिया गया। तीसरा, एकदम ड्रास्टिक चेंज आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, गांधी जी की इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री हो गई। जो अहिंसा की बात करें तो एकदम से मूवमेंट ठंडा होते हुए नजर आएगा। ठीक है, चलिए फिर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। जितनी भी चीजें बताएं प्लीज आप इसको रिवाइज करते रहिए। जो भी एक पूरी के पूरे चैप्टर में एक समरी होती है, वो ओवरव्यू है, मैं कोशिश करती हूँ कि क्लास में कम समय में आप तक मैं डिलीवर करके ले जाऊँ। अब आपका भी कुछ काम बनता है, प्लीज आप लोग कोशिश करा करिए, जो क्लास में करा है इसको करने के बाद थोड़ा सा रिवाइज करें, है ना। बार बार रिवीजन दीजिए, एक बार आपका कोर बेस बन जाएगा। कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। कहीं कुछ लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट समझ में नहीं आया, वो अगली क्लास में आपको बता देंगे, डिफाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।